हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक क्या है, इसको समझने से पहले हमें जिन बातों पे ध्यान देना चाहिए वो मेनली, जैसे अपन पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि एक होता है रासायनिक बंध। आप लोगों ने सभी ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा रासायनिक बंध, केमिकल बंध। रासायनिक बंध की अपन टाइप पढ़ते हैं कुछ। रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की कुछ टाइप पढ़ते हैं अपन। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बंध, सेकंड सहसंयोजक बंध, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड यहाँ पे पढ़ते हैं आणविक बंध। आणविक बंध को फिर अपन डिवाइड कर देते हैं हाइड्रोजन बंध और थर्ड वैन डर वाल्स बंध। हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड। सहसंयोजक बंध में ही टाइप को देखते हैं। सहसंयोजक बंध के अलावा एक और है जिसे उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। देखो, हमें ये पता है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। सहसंयोजक बंध जो है वो नॉन मेटल्स के बीच में होता है। मेनली आणविक बंध जैसा कि नाम से क्लियर है, अणुओं के बीच में होता है। आणविक बंध को फिर अपन आगे डिवाइड कर रहे हैं हाइड्रोजन बंध और वैन डर वाल्स बंध में। हाइड्रोजन बंध जो बनता है वो कुछ विद्युतरणीय परमाणु क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच बनता है। वैन डर वाल्स बंध की बात करें तो सबसे कमजोर बंध है और ये एटॉमीय गैस के परमाणु और नोबल गैस परमाणु हीलियम और आर्गन करके जीरो वगैरह और एटॉमीय अणुओं के बीच बनने वाला बंध है। वैन डर वाल्स बंध में भी अपन आगे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच अगर अपन सहसंयोजक बंध की बात करें कि भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड को फिर किस तरह से अपन आगे डिवाइड करते हैं, या कौन से कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होंगे, कौन से कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होंगे, तो उसके लिए जरूरी होता है कि ये हो कि किसी कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो उसमें कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, कितने परसेंट, कितना परसेंट वो कोवलेंट कैरेक्टर रखता है, उस पर डिपेंड करता है किसी कंपाउंड का टाइप क्या होगा। अगर 100% आयनिक कैरेक्टर रखता है या ग्रेटर देन 50% रखता है तो उसको आयनिक की कैटेगरी में डाल देते हैं, और यदि उसमें कम कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर जाता है तो कोवलेंट कंपाउंड। ये तो एक बात हो गई किसी भी कंपाउंड की कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी है। इट मींस नेचर ऑफ बॉन्डिंग रिलेटेड टू टाइप ऑफ कंपाउंड, और हमें किसी कंपाउंड के टाइप का पता है तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी बता सकते हैं। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड और आणविक बंध, कोवलेंट बॉन्ड, इनके बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं यह क्यों बता रहा हूँ जो कि हमारे टॉपिक है यहाँ उपसहसंयोजक यौगिक। जैसा मैंने अभी बताया
जैसा बॉन्ड है वैसा ही कंपाउंड होगा। तो यदि किसी कंपाउंड में एटम्स बॉन्डेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, तो उस बॉन्ड का टाइप होगा आयनिक बॉन्ड। और जब किसी कंपाउंड में एटम्स कंबाइन है थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो सहसंयोजक बंध होगा। और वो शेयरिंग से बन रहा है तो वो सहसंयोजक बंध होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। और जब वो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो वो आणविक बंध होगा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा। इनको आगे भी डिवाइड कर देते हैं। ये सारी चीजें अपन पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। सहसंयोजक बंध का एक टाइप उपसहसंयोजक बंध है। यहाँ पे जो उपसहसंयोजक होगी वे यौगिक होंगे जिनमें उपसहसंयोजक बंध होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। सहसंयोजक बंध साझे के इलेक्ट्रॉनों से बनता है। और जब साझे करने वाले दोनों परमाणु समान विद्युत ऋणता वाले होते हैं, यानी कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच होती है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो प्योर कोवलेंट होगा, एब्सोल्यूट कोवलेंट बॉन्ड होगा। और जब ऐसा नहीं होगा, जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ती जाएगी उसके कोवलेंट कैरेक्टर भी कम होते चले जाएंगे, उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो इनको पढ़ने से पहले फ्लो लाने के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिक की। उपसहसंयोजक यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें उपसहसंयोजक बंध है। उपसहसंयोजक बंध जिनमें है वो उपसहसंयोजक यौगिक है। उपसहसंयोजक यौगिकों को समझने के लिए, समझाने के लिए, या उसको समझने से पहले, समझाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यह सहसंयोजक बंध का एक टाइप है। इसलिए मैंने सारी चीजें आपको बताई। उपसहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध का एक प्रकार है, एक टाइप है, जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देगा जिसे दाता परमाणु कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा उसे ग्राही परमाणु कहेंगे। तो इस तरह से जो बंध बनेगा वो बंध होगा उपसहसंयोजक बंध। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत दिया गया, जिसमें लेविस ने अपनी थ्योरियां दी, जिसमें सिचविक ने अपनी थ्योरी दी, पोलिंग ने अपनी थ्योरी दी। 1927 में संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया, जो सहसंयोजक बंध के बनने को समझाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है, ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा। विभिन्न सिद्धांत में बाद में पोलिंग ने कुछ करेक्शंस किए, जिन्हें पोलिंग संशोधन के नाम से जाना जाता है। वो हम सब पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पोलिंग ने उसमें करेक्शंस किए और रेजोनेंस को उसमें समाहित किया। क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित यह सिद्धांत 1927 के आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, जिससे अलग अलग यौगिकों के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद एक सिद्धांत 1950 से 60 के बीच आया, जिसे अपन क्रिस्टल सिद्धांत कहते हैं, जो यौगिकों में बॉन्डिंग को समझाने के लिए बहुत ज्यादा सफल रहा। क्रिस्टल सिद्धांत के बाद और भी सिद्धांत आए, जैसे आज के टाइम में अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, उपयोग है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि इस टॉपिक को समझने के लिए इससे पहले के ये जो सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से उनको पढ़ लें, जो कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं।
अब अपन बात करते हैं कि युक्त सहसंयोजक यौगिक होते क्या है। इनको इनका एक दूसरा नाम जैसे अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकु यौगिक भी है, उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इनको संकुल यौगिक भी कहा जाता है। संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसा कि नाम से क्लियर है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल जटिल यौगिक, संकुल यौगिक। इसके लिए इससे पहले जैसे हम सबको ये पता है कि एलिमेंट जो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं उसके पीछे एक रीजन है, वो है स्टेबिलिटी, स्थायित्व के लिए वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं एलिमेंट्स। यहाँ कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं जिसे अपन कह रहे हैं सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बॉन्डिंग का एक टाइप है वो कोऑर्डिनेट टाइप का है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन्हें अपन कह रहे हैं। तो वो यौगिक जो दो या दो से अधिक सामान्य यौगिकों के योग से बनते हैं उन्हें एक बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है, एडिटिव कंपाउंड कहा जाता है, द्विलवण योगात्मक यौगिक कहा जाता है। योगात्मक यौगिक वे यौगिक होते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे योगात्मक यौगिक से, एडिटिव कंपाउंड से। योगात्मक यौगिक एडिटिव कंपाउंड, एडिटिव कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी एडिटिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? वे योगात्मक यौगिक, वे यौगिक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक सामान्य यौगिकों के योग से होता है। उन्हें योगात्मक यौगिक कहा जाता है। इट मीन्स दो या दो से अधिक यौगिकों के योग से बनने वाले यौगिक योगात्मक यौगिक हैं, एडिटिव कंपाउंड्स हैं। ऐसे यौगिक जिनका निर्माण दो से अधिक यौगिकों के योग से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्निलाइन, KCl, MgCl2 पोटासियम, पोटेशियम फेरोक्साइड, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H। ये जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है ये सारे योगात्मक यौगिक हैं। अब योगात्मक यौगिक को आगे अपन डिवाइड कर सकते हैं योगात्मक यौगिक को आगे डिवाइड करेंगे
इसको फिर अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है द्विक लवण और सेकंड है जटिल यौगिक उपस है संयोजक यौगिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डबल साल्ट। एडिटिव कंपाउंड्स। Additive compounds are divided into types. First is double salt and second is complex compound coordination। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं द्विक लवण डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है? वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। कौन से यौगिक कहे जाते हैं? द्विक लवण डबल सॉल्ट। वे योगात्मक यौगिक जिनके जलीय, ऐसा नहीं है, जिनके जलीय विलयन से सभी आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। अर्थात जो जलीय विलयन में सभी आयन मुक्त करते हैं। अर्थात जो जलीय विलयन में सभी आयन मुक्त करते हैं उन्हें डबल सॉल्ट द्विक लवण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? डबल सॉल्ट द्विक लवण। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अपन ने जैसे बात की कार्बोनाइट की KCl MgCl2 dot 6H2O। फर्स्ट कार्बोनाइट को जब अपन जल में घोलते हैं, वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो ये K प्लस Cl माइनस एंड Mg+2 आयंस रिलीज करता है। इट मींस इसके एक्वस सॉल्यूशन से we can identify K plus Cl minus and Mg+2 ions. Similarly, when we take the example of potassium K2SO4 Al2SO4 का मोल thrice 2.4H2O and then we dissolve potassium into water. We can identify K plus SO4 minus 2 Al
जलीय विलयन में सभी आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें डबल साल्ट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक, योगात्मक यौगिक। यहां इसकी बात करें तो अपन ये कह सकते हैं वे योगात्मक यौगिक जिनके जलीय विलयन से सभी आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता, या अपन ऐसे कहें कि जो जलीय विलयन में सभी आयनों को मुक्त नहीं करते हैं, उन्हें जटिल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, योगात्मक यौगिक कहा जाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, वे योगात्मक यौगिक जिनके जलीय विलयन से सभी आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता, अर्थात वे जलीय विलयन में सभी आयनों को मुक्त नहीं करते हैं, उन्हें जटिल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक कहा जाता है। उपसहसंयोजक यौगिक इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें एक होता है सेंट्रल मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। जो लिगेंड है वो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, जिससे जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट टाइप का होता है, इसलिए इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। और जटिल यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में ब्रेक नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ ये है कि जब इस तरह के कंपाउंड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस, सभी आयंस को रिलीज नहीं करता है, इसलिए उन आयनों का परीक्षण भी हम इनके जलीय विलयन से नहीं कर सकते हैं, जबकि द्विक लवण के जलीय विलयन से इनके सभी आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब हम K4FeCN के होल 6 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से Fe+2 Fe आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, Fe आयनों का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जबकि किसी भी द्विक लवण को जो जल में घोलते हैं तो उससे सभी आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। क्लियर? तो डबल साल्ट और जटिल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक क्या है? क्लियर है? जटिल यौगिकों में इस तरह से बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, इसलिए इन्हें जटिल यौगिक कह देते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मजबूत बॉन्ड होता है, कोवैलेंट, जो रिलीज नहीं होता है वाटर के साथ। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जब K4FeCN6 वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो K+ एंड FeCN का होल 6 -4 आयन रिलीज होगा, ना कि Fe+2। तो Fe+2 जो है वो यहाँ Cn के साथ बॉन्डेड है, और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड था ये प्राइमरी वैलेंसी को बैलेंस कर रहा है, और जो Cn और Fe के बीच बॉन्ड है ये सेकेंडरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रहा है। इस वजह से सेकेंडरी वैलेंसी हम कोवैलेंट टाइप की है, प्राइमरी वैलेंसी आयनिक टाइप की है, और हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए आयंस को रिलीज कर देते हैं, एंड कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए जो एटम या जो एलिमेंट या जो आयन कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, और हम उसका टेस्ट नहीं कर पाएंगे जलीय विलयन से। ओके?